तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दीवान वेलू थम्पीज रिवोल्ट। तो पहला स्टेटमेंट है द स्टेट ऑफ ट्रैवनकोर वाज ब्रॉट अंडर द सब्सिडरी अलायंस बाय द ब्रिटिश। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि वेलू थम्पी ने इशू किया था कुंद्रा प्रोक्लेमेशन इन सपोर्ट ऑफ द रेबिलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। थर्ड स्टेटमेंट इज एट द एंड ऑफ द रिवोल्ट द नायर्स अंडर द दीवान वेलू थम्पी वर गिवन ऑटोनॉमस कंट्रोल ऑफ देयर टेरिटरीज। तो थर्ड स्टेटमेंट को छोड़ के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, थर्ड गलत है। फर्स्ट देखो, इसको थोड़ा और देख लेते हैं। जब दो स्टेट ऑफ ट्रैवनकोर है, ये दिस वॉज ब्रॉट अंडर द सब्सिडरी अलायंस अंडर वेलेस्ले। ओके, ये EIC जो है इसकी हार्श कंडीशन इतनी ज़्यादा लग गई थी ट्रैवनकोर में अंडर द सब्सिडरी अलायंस कि इतना रिजेंटमेंट कॉज किया दैट पीपल हैड टू रिवोल्ट। रूलर जो था ही वॉज नॉट एबल टू पे द subsidy and fell in arrears. The British resident of Travancore was meddling in the internal affairs of the state. तो हाई हैंडेड एटीट्यूड जो था कंपनी का, इसने कंपेल किया प्राइम मिनिस्टर को, क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर को, दलावा जिसका नाम था वेलू थम्पी, टू राइज अगेंस्ट द कंपनी असिस्टेड बाय नायर ट्रूथ। स्टेटमेंट 2 भी सही है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है हमारी, स्टेटमेंट 2 कह रही है कुंद्रा प्रोक्लेमेशन इन सपोर्ट ऑफ द रेबिलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। सो दिस ऑल्सो हैपेंड, बट द थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। वो क्या कह रहा है थर्ड स्टेटमेंट में कि द रिवोल्ट एट द एंड नायर्स अंडर द दीवान वेलू थम्पी वर गिवन ऑटोनॉमस कंट्रोल। नो, दे वर नॉट गिवन ऑटोनॉमस कंट्रोल। द महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर जो था इनफैक्ट हैड नॉट ओनली सपोर्टेड एंड रिफ्लेक्टेड द साइड ऑफ द कंपनी। और वेलू थम्पी जो था ही हैड किल्ड हिमसेल्फ बिकॉज ही वांटेड टू अवॉइड द कैप्चर, अवॉइड बीइंग कैप्चर्ड। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1856। पहला है इट वॉज पास बाय लॉर्ड केनिंग्स गवर्नमेंट। दूसरा कह रहा है कि इट enactment caused resentment among the soldiers as recruits would not have to give an undertaking to serve anywhere। मतलब रिक्रूटर्स जो थे उनको रिटर्न में देना था कि दे कैन बी पोस्टेड एनीवेयर। दोनों ही हमारे सही हैं। 1856 में लॉर्ड केनिंग की गवर्नमेंट ने पास किया था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट। स्टेटमेंट 2 भी सही है। एक्ट के अनुसार जितने भी आर्मी रिक्रूट्स थे उनको रिटर्न में देना था कि दे कैन बी पोस्टेड एनीवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग दी नरकेलवेरिया अपराइजिंग। पहला है इट वॉज नॉन वायलेंट पेजेंट अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। Second, it had sympathy with the Hindu landlords and was only against the British. And third, it later merged into Wahhabi movement। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट गलत है। नॉन वायलेंट नहीं थी, बहुत ही वायलेंट थी। इट वॉज अगेंस्ट द हिंदू लैंडलॉर्ड्स। और थर्ड सही है कि वहाबी मूवमेंट में जाके ये मिल गई थी। मीर नादिर अली जो था या फिर जिसको टीटू मुइर है, इसने इंस्पायर किया था मुस्लिम टेनेंट्स को टू राइज अगेंस्ट दी हिंदू लैंडलॉर्ड्स। कहाँ की कौन से रीजन है ये, वेस्ट बंगाल। Next question, consider the following statement: assessment of land revenue on the basis of nature of soil and the quality of crops. Second statement, use of mobile cannons in warfare. Third, cultivation of tobacco and red chilies। इनमें से कौन सा was introduced by English? None of them। जो land revenue है assess करना उसका nature और soil quality, ये एशियन इंडिया में पहले से practice हो रहा था। use of mobile cannons, it was introduced by Mughals। ठीक है, तो मुगल एम्परर जो था बाबर, इसने जब इंडिया कॉन्कर किया 1525 में, इट वॉज डन यूजिंग मोबाइल कैनन्स विच वर ड्रॉन बाय बुलक्स, हॉर्सेस एंड कैमल्स। तो मोबाइल कैनन दे वर नॉट इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश। थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट है। ब्रिटिश ने नहीं इंट्रोड्यूस की रेड चिलीज टोबैको, दीज वर इन फैक्ट इंट्रोड्यूस बाय द पोर्चुगीज़। इन्होंने क्या क्या इंट्रोड्यूस किया था पोर्चुगीज़ ने? टोबैको, स्वीट पोटैटो, रेड चिलीज, पाइनएप्पल, पपायाज एंड कैश्यू नट्स। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा with reference to सन्यासी revolt consider the following statement। पहला है it took place in the western India। It is also known as Fakir rebellion। Hindus and Muslims equally participated in the revolt। It was subdued under the tenure of Robert Clive। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है हमारी? सेकेंड और थर्ड हमारी सही स्टेटमेंट है, फर्स्ट गलत है एंड फोर्थ ऑल्सो इज़ इनकरेक्ट। देखो तो सन्यासी रिवोल्ट जो है या फ़कीर रेबेलियन जिसको कहते हैं, ये लास्ट इसके कौन से साल रहे हैं? 1763 से 1800 तक। डिज़ास्टर फेमाइन जो था, कौन से साल का? 1770 का। और हार्श इकोनॉमिक कंडीशन जो थी ब्रिटिश की, इट कंपेल्ड अ ग्रुप ऑफ सन्यासीज, कहाँ पे? वेस्ट इंडिया नहीं है, ईस्टर्न इंडिया है, ईस्टर्न इंडिया रीजन है ये, टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश।
2 और 3 दोनों स्टेटमेंट सही है। वो कैसे? इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम और हिंदू हुआ विच वॉज कैरेक्टराइज्ड एज अ पार्ट ऑफ अपराइजिंग। इसको कभी कभार फ़कीर रेबिलियन भी कहते हैं। स्टेटमेंट 4 इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि सन्यासी रिवोल्ट या फ़कीर रेबिलियन विच लास्टेड फ्रॉम 1763 to 1800, ठीक है, ये रेबिलियन सफर्ड द डाउनफॉल ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में इसने अपना डाउनफॉल देखा। याद कैसे करेंगे? हेस्टिंग्स को हस्त से कैसे? हाथ, हेस्टिंग्स। अब इसने अपना हाथ दिखा दिया था कि भाई अब आपके 7 साल आपने बहुत लड़ाई वड़ाई कर ली, तो अब आप अपने रिवोल्ट को बंद कर दो। तो हेस्टिंग्स ने हाथ दिखाया, ठीक है, और हिंदू मुस्लिम जो यूनाइट करके जिन्होंने रिवोल्ट किया था उन्होंने कहा कि चलो ठीक है अब हम इसको बंद कर देते हैं। और थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देवी चतुरानी's participation recognizes the women's role in the early resistance against the British. आनंद मठ जो है एक सेमी हिस्टोरिकल नॉवल बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय is based on सन्यासी revolt. Bankim Chandra also wrote a novel Devi Chaturani as he saw the importance of women to taking part in the struggle against the British. Next question है हमारा, which of the following can be considered as the cause of the Polygas revolt? पहला है The Nawab of Arcot gave the management and control of Tinewali and Carnatic provinces to the East India Company. फिर है Kawal fees was collected from the polygars by the EIC. तो इनमें से हमारा सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, फर्स्ट सही है। देखो क्या हुआ था, जो प्रॉब्लम थी ये स्टार्टेड 1781 में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी जब जो नवाब ऑफ आरकॉट है गेव द मैनेजमेंट कंट्रोल ऑफ तिनेवाली एंड कर्नाटक प्रोविंसेस किसको? EIC को दे दिया था। इस अरेंजमेंट की वजह से रिजेंटमेंट हुआ लोगों के बीच में अमंग द पोलीगार्स हु हैड लॉन्ग कंसीडर्ड देमसेल्व्स एज द इंडिपेंडेंट सोवरिंग अथॉरिटीज विद इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज। ठीक है, तो जो फर्स्ट रिवोल्ट था पोलीगार्स का अगेंस्ट द कंपनी वाज बेसिकली ओवर टैक्सेशन, बट इसका लार्जर पॉलिटिकल डायमेंशन ये था कि इन्होंने इंग्लिश को कंसीडर किया था एज दी पोलीगार्स एनिमीज़। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत है, ठीक है, मतलब सही है हमारी। सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट इसलिए है, देखो 1803 से 1805 में व्हेन पोलीगार्स वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स ऑफ केवल फीस दे रोज इन रेबिलियन, वो रेबिलियन में खड़े हो गए। कावाल या फिर वॉच एक एंशिएंट इंस्टीट्यूशन है ना तमिलनाडु का, और ये हेरिडेटरी विलेज पुलिस ऑफिस है विद स्पेसिफाइड राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following treaty was signed between EIC and Nepal following the Anglo-Nepal War of 1814-16? तो ट्रीटी ऑफ सगोली साइन हुई थी। ट्रीटी ऑफ सगोली जो थी ये इस्टेब्लिश करती है बाउंड्री ऑफ नेपाल। इट वॉज साइंड ऑन December 2, 1815 और राटिफाई 4 मार्च को हो गई थी 1816 में। किसके बीच में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी है राजगुरु गजराज मिश्रा विद चंद्रशेखर उपाध्याय फॉर नेपाल फॉलोइंग द एंग्लो नेपालीज वॉर जो हुई थी 1814 से 16 में। ट्रीटी ऑफ सगौली साइन हुई थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगेन इसका हाथ बड़ा पावरफुल है क्योंकि इसने फ़कीर रेबिलियन को भी हाथ दिखा के रोक दिया और ट्रीटी भी साइन कर ली नेपाल के साथ, ट्रीटी ऑफ सगौली, ठीक है। ट्रीटी ऑफ संगोला जो है 1750 की बात है ये, जब राम राजा ने साइन की थी फेमस संगोला अग्रीमेंट वेयर बाय ही इन्वेस्टेड द पेशवा विद मोर अथॉरिटी, और उसने रिड्यूस कर दिया था हिमसेल्फ टू अ टाइटुलर किंग। दिस वॉज अ रिटर्न ऑन द कंटिन्यूशन ऑफ हिज राइट्स एज अ छत्रपति एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम ताराबाई एंड हर हेंचमैन, ठीक है। एज पर द ट्रीटी ऑफ सगौली नेपाल ने एक्सेप्ट कर लिया था ब्रिटिश प्रेसिडेंट। नेपाल ने सीड कर दिया था डिस्ट्रिक्ट ऑफ गढ़वाल और कुमाऊं और अमेंडन कर दिया था क्लेम्स टू तेराई। नेपाल हैड आल्सो विड्रॉन फ्रॉम सिक्किम। तो दिस एग्रीमेंट ब्रॉट मेनी एडवांटेजेस टू द ब्रिटिश। क्या क्या एडवांटेजेस थे? द ब्रिटिश एम्पायर नाउ रीच हिमालयाज, इट गॉट बेटर फैसिलिटीज ट्रेड विद सेंट्रल एशिया, एक्वायर्ड साइट्स फॉर हिल स्टेशन जैसे कि शिमला, मसूरी, नैनीताल, एंड द गोरखा जॉइन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी इन द लार्ज नंबर्स।